170 घंटे बाद इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। इस वक्त पूरे इजराइल में गाजा जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए, उससे ईरान को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 180 जेट से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना साबित हो रहा है, जो जमीन में इतनी गहराई में है कि इससे 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा। इधर ईरान के समर्थन में रूस और चीन खुलकर सामने आने लगे हैं। पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि इजराइल के हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खामनेई को मारा नहीं जाएगा, तब तक ईरान हमले करता रहेगा। खामनेई का खुला चैलेंज, फोड़ कर दिखाओ फोर्डो परमाणु अड्डा। इजरायली हमले बेशक ईरान के लिए काल साबित हो रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ईरान के 20 टॉप कमांडर, 4 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद भी ईरान के तेवर ढीले पड़े हों। पिछले 8 घंटे में इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अराक में होंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही साथ अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है, जिसे इजराइल ने 40 जेट के हमले से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नातांज परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया, लेकिन इधर अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल के जेट और मिसाइलों से हमले किए गए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान से पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हुए हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। अमेरिका को लगता है कि 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं कर पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से पूछा है कि क्या 30,000 पाउंड के बम ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट कर सकते हैं। बंकर बस्टर बम, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी शस्त्रागार में मौजूद हैं, लेकिन इजराइल के पास बमों को तैनात करने के लिए आवश्यक हथियार या बम वर्षक नहीं है। फोर्डो को इतनी गहराई पर जमीन के अंदर दफनाया गया है कि माना जाता है कि ये इजरायली हवाई हथियारों की पहुंच से बाहर हैं। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को बताया, उनका मानना है कि बम फोर्डो के खिलाफ काम कर सकते हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं भी या नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं किया गया, केवल परीक्षणों में किया गया है। इजरायलियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि भले ही वे बमों से फोर्डो को नष्ट नहीं कर सकते,
लेकिन इससे वो ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. Если не в конце 90-х. И тогда уже ведь начали выстраивать отношения с Китаем. Подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий. I have a meeting in the war room in a little while, situation room as some people call it. So we're going to meet, we're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see. ईरान इजराइल युद्ध को 7 दिन बीत चुके हैं। इजराइल के हमलों से ईरान के कई शहरों में जबरदस्त तबाही हो रही है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश अब तक खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया है। ईरान जल रहा है, लेकिन मुस्लिम देशों की तरफ से ईरान के समर्थन के नाम पर सिर्फ कुछ बयान जारी किए गए हैं। अकेले मिडिल ईस्ट में ही सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, लेबनान समेत 16 से अधिक मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी देश इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ा ईरान। सामने आया मुस्लिम भाईचारे का सच। जलता ईरान, मुस्लिम देशों से सिर्फ बयान। पाकिस्तान, तुर्की ने ईरान से दगा किया। इजराइल ईरान जंग में उस मुस्लिम ब्रदरहुड की पोल खुल गई है जिसको लेकर अक्सर मुस्लिम देशों की एकता का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक है। जब किसी भी मुस्लिम देश पर कोई आपत्ति आती है तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध ने इन तमाम दावों की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। इस समय जब इजराइल की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो ना तो कोई मुस्लिम देश ईरान को बचाने के लिए सामने आया, ना ही किसी मुस्लिम देश ने ईरान के समर्थन में आकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उल्टे पाकिस्तान, तुर्की और जॉर्डन जैसे कई मुस्लिम देश तो इस युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे हैं। शुरुआत में मिस्र, लेबनान और इराक जैसे ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों की निंदा तो की, लेकिन कोई भी खुलकर इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में नहीं आया। जब अमेरिका भी इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा हो गया तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खामोश है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, लेबनान समेत 16 से अधिक मुस्लिम देश हैं। फिर भी इजराइल के हमलों से ईरान में हर दिन तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी तरह मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। लेकिन इनमें से कोई भी देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के समर्थन में खड़ा दिखाई नहीं देता। अमेरिका ने उनके मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, अमेरिका उनके लिए ऑयल निकालता, ऑयल रिफाइनरी करता और पूरे वर्ल्ड को इसकी सप्लाई होती है, तो वो उनको अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, तमाम पैसे आ रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, लिहाजा वो इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं। इसी वजह से वो देखिए ईरान की मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर वो ईरान की मदद करेगा तो वो अमेरिका को एंटेगनाइज करेगा, और अमेरिका को एंटेगनाइज करेगा तो अमेरिका उनको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है, चाहे पॉलिटिकली करे, चाहे इकोनॉमिकली करे, या तमाम तरीके के सैंक्शन लगा के। मिडिल ईस्ट में ईरान क्यों अकेला पड़ गया है, इसको समझने के लिए पहले मुस्लिम देशों के धार्मिक और सियासी समीकरण को समझना जरूरी है। सऊदी अरब, तुर्की सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान खुद को शिया मुसलमानों का खैर ख्वाह समझता है।
इसके अलावा इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, कुवैत, कतर, अजरबैजान, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन, मिस्र और लीबिया जैसे देश हैं जिनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम देश हैं, जबकि इराक, बहरीन, यमन, लेबनान शिया और सुन्नी मिश्रित हैं। मिडिल ईस्ट के इन देशों के ईरान के समर्थन में ना खड़ा होने की सबसे बड़ी वजह आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। जैसे शिया सुन्नी मुद्दे को लेकर ईरान की सऊदी अरब से ऐतिहासिक दुश्मनी रही है। दोनों देशों ने इसी तरह के विवाद के चलते 2016 में अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे। चीन की मदद से मार्च 2023 में दोनों देशों ने सामान्यीकरण समझौता किया था। सऊदी अरब ने भले ही ईरान से दोस्ती कर ली हो, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी नहीं भूला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को ताक पर रखकर किसी मुस्लिम देश के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया हो। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, उस वक्त भी सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर जैसे मुस्लिम देशों ने अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया था। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम कंट्री आपस में ही उलझी हुई है। इनमें कोई प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है तो कोई सिविल वॉर से परेशान है। उदाहरण के लिए साल 2017 से लेकर अब तक सीरिया में इस्लामिक स्टेट और कुर्द विद्रोही लगातार जंग लड़ रहे हैं। इसी साल हयात तहरीर अल शाम ने सीरियाई सेना को हराकर बशर अल असद का तख्ता पलट किया है। यमन में हुती और हादी गुटों के बीच टकराव जारी है। हुती आतंकियों को ईरान का समर्थन है, जबकि हादी गुट को सऊदी अरब और यूएई से मदद मिलती है। इराक में भी कुर्द विद्रोही और इस्लामिक स्टेट के आतंकी सरकारी सेना से लगातार टकराते रहे हैं। इन आपसी झगड़ों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की मदद करने से मुस्लिम देशों को क्या मिलेगा। उल्टे उन्हें इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। अमेरिका को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान की दरकार है। इसी तरह से अमेरिका ईरान को पसंद नहीं करता और ईरान को दबाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। वैसे भी पाकिस्तान एक सुन्नी मुल्क है, ईरान एक शिया मुल्क है। अमेरिका ये जो सुन्नी और शिया का जो दरार है, इसका इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को ऊपर शह देकर। ईरान को सबसे बड़ा धोखा मिला है पाकिस्तान जैसे देशों से, जिस पाकिस्तान पर ईरान ने भरोसा किया और ईरान की तरफ से ये तक दावा किया गया कि अगर इजराइल ने उस पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल तो दूर, पाकिस्तान खुलकर ईरान का समर्थन करने से भी बच रहा है। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के दावों की धज्जियां उड़ाई, फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर किए जा रहे हमलों की रणनीति में भी शामिल हो गया, क्योंकि इजराइल अब पाकिस्तान की सीमा से सटे ईरान के इलाकों पर भी हमले कर रहा है और ये तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान उसे अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे। ईरान इजराइल में भीषण जंग जारी है। पश्चिम एशिया में भड़की इस चिंगारी के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी करवा दी है। आपको बता दें, ईरान से लौटे छात्रों ने बताया कि वहां के हालात रोजाना बिगड़ रहे हैं। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो युद्ध के खौफनाक हालात से वापस लौट पाएंगे, लेकिन भारत उन्हें सकुशल लाने में कामयाब रहा। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को निकालने में जुटी है। भारत अपने नागरिकों के लिए विमान भेज रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जानकारी दी कि भारत ने 24 घंटे की हेल्पलाइन खोली है। एक और विमान तुर्कमेनिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भेजा जा रहा है। We have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going. And our missions have opened 24-hour line. ईरान से लौटे स्टूडेंट्स उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 छात्रों की सकुशल वापसी की गई, जिनमें 90 छात्र कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। ईरान से लौटे स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो वापस लौट पाएंगे। ईरान में हालत काफी खतरनाक है। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था,
तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट, वॉट एवर दे डिड, लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। ईरान में हालात और ज्यादा खराब होते इससे पहले ही भारत ने इन छात्रों की वापसी की है। यही वजह है कि छात्रों के परिवार वाले बेहद खुश हैं। वहाँ पर काफ़ी बुरे हालात हैं, और ख़ासतौर से जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और उनको इंडियन गवर्नमेंट से मैं करता हूँ कि उनको कैसे न कैसे निकाले। ये तो बॉर्डर एरिया के बच्चे थे जो आराम से आ गए, और ख़ासतौर से तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं चाहूँगा कि हमारी इंडियन एम्बेसी उनके लिए कुछ करे। वहाँ बच्चे काफ़ी परेशान हैं। खुश हैं आप बेटा? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या नाम है आपका? शबनम। हाँ, तो क्या आप टेंशन में थी, डर लग रहा था जब ये खबर सुनी थी कि बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि बच्चा मेरा वापस आ रहा है ठीक ठाक। जंग के माहौल में भारत ने वक्त पर फैसला लिया और सैकड़ों घरों में सुकून लौटा दिया। ऑपरेशन सिंधु एक बार फिर साबित करता है भारत अपने नागरिकों को कभी